दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान जो ऑलरेडी जेल के अंदर है और दूसरा जो जेल के बाहर है मगर उसे डर है कि वो कभी भी पुलिस आकर उसे अरेस्ट कर सकती है, तो इन दोनों सूरत हाल में वो इंसान क्या करेगा। तो यहाँ पर 4 तरह के बेल के प्रोविजंस हैं जिसका इस्तेमाल करके या तो वो इंसान जेल के बाहर अरेस्ट होने से बच सकता है या तो वो जेल के बाहर आने में उसे मदद मिल सकती है। तो क्या है वो चारों बेल के प्रोविजंस, चलिए जानते हैं इस वीडियो में आगे। सो हे गाइस, मेरा नाम है सूर्या और आप सभी का हमारे चैनल लॉजिकल फैक्ट्स में स्वागत है। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है बेल। और ये जो बेल का टॉपिक है ये 2 लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला जो ऑलरेडी जेल के अंदर है और दूसरा उसके लिए जिसने कोई क्राइम किया है और उसे डर है कि पुलिस कभी भी आके उसे अरेस्ट कर सकती है। तो इन दोनों के लिए यहाँ पर मैं आपको 4 तरह के बेल बताने वाला हूँ जिसे अप्लाई करके इन दोनों लोगों को रिलीफ मिल सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये वीडियो को पूरा आप देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको ये बताने की कोशिश की है कि वो 4 तरह के बेल क्या हैं और उसका इस्तेमाल करके कैसे इन दोनों व्यक्तियों को रिलीफ मिल सकती है। तो हम आगे जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। और डिफ़ॉल्ट बेल का जो प्रोविज़न है वो सेक्शन 167 सीआरपीसी में दिया गया है। तो सेक्शन 167 सीआरपीसी के हिसाब से कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जेल के अंदर है उसका ऑटोमेटिकली ये राइट क्रिएट हो जाता है कि उसे बेल मिले तब जब पुलिस वाले अपने दिए गए समय अनुसार चार्जशीट फाइल नहीं करते हैं। और ये समय क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सेक्शन 167 में 2 तरह के प्रोविज़न दिए गए हैं। पहला प्रोविज़न ये कहता है कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है या तो डेथ पनिशमेंट है, दूसरा या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर तीसरा कोई भी ऐसा पनिशमेंट जो 10 साल से नीचे नहीं है, तो इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के लिए और चार्जशीट फाइल करने के लिए 90 डेज़ का टाइम दिया जाता है। और दूसरे प्रोविज़न के हिसाब से कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 10 ईयर के अंदर है यानी 10 साल के अंदर है, तो उस कंडीशन में 60 डेज़ का टाइम इन्वेस्टिगेशन टीम को दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन पूरा करने और चार्जशीट फाइल करने के लिए। अगर ये 60 डेज़ और 90 डेज़ का टाइम लैप्स हो जाता है और इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है, तो यहाँ पर जो अरेस्टेड पर्सन है जो ऑलरेडी बेल जिसने अप्लाई करना है वो उसका राइट बन जाता है कि उसको बेल मिल जाए। और अगर ये 90 डेज़ और 60 डेज़ का जो टाइम फ्रेम है ये कंप्लीट होने के बाद अगर पुलिस चार्जशीट फाइल करती है तो उस सिनेरियो में जो अक्यूज पर्सन है वो बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। उसे चार्जशीट फाइल करने से पहले ही और 90 या 60 डेज़ का टाइम ख़त्म होने के बाद बेल के लिए अप्लाई करना होगा। तो इसे कहते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। इसके बाद नंबर आता है रेगुलर बेल का। और रेगुलर बेल के बारे में सेक्शन 437 और 439 सीआरपीसी में दिया गया है। और जो रेगुलर बेल होता है इसके लिए कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है। ये अरेस्ट होने के बाद जो 24 घंटे का जो टाइम फ्रेम होता है उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होने के बाद कभी भी इसे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ये सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों में अप्लाई हो सकता है, मगर नॉर्मल प्रैक्टिस ये होता है कि पहले लोअर कोर्ट में अप्लाई किया जाए, फिर वहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर हायर कोर्ट में जाया जाए। और तीसरा है एंटीसिपेटरी बेल। तो एंटीसिपेटरी बेल के बारे में सेक्शन 438 सीआरपीसी में दिया गया है। और सेक्शन 438 के हिसाब से ये है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी बेलेबल ऑफेंस में उसे ऐसा एप्रीहेंशन है, उसे ऐसा संदेह है कि वो अरेस्ट हो सकता है, तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है कोई भी सेशन कोर्ट या फिर कोई भी हाई कोर्ट में। और एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एफआईआर का रजिस्टर होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप एंटीसिपेटरी बेल नहीं अप्लाई कर सकते। अब कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि अगर हम एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करने गए तो कहीं हमें कोर्ट में ही पुलिस ना अरेस्ट कर ले। तो देखिए, आपको थोड़ा बच के तो रहना ही पड़ेगा। अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए किसी नॉन बेलेबल ऑफेंस में अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप एक वकील की मदद ले सकते हैं और वकील के थ्रू आप अपना वकालतनामा जो सबमिट करें कोर्ट में, तो वहाँ पर आपके लिए वकील जो है वो प्लीड करेगा और वहाँ पर आपको एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2018 में सेक्शन 438 सीआरपीसी में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं और इस अमेंडमेंट के हिसाब से और सेक्शन 376 आईपीसी का कुछ क्लॉजेज हैं जिसमें कि एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकता है आपको। और चौथा है इंटरिम बेल। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरिम बेल का तो कोई प्रोविज़न ऐसा सीआरपीसी में तो दिया नहीं गया है, बट अक्सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई करते समय अक्यूज पर्सन के पास अपने डिफेंस में कहने के लिए या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए तो नहीं होता है। तो कई बार उनके जो वकील होते हैं वो ऑनरेबल कोर्ट के सामने रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको एंटीसिपेटरी बेल क्यों दिया जाए, वो प्रूव करने के लिए या तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कुछ टाइम दिया जाए और उस टाइम के दौरान अक्यूज पर्सन की गिरफ्तारी ना हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जजेस अपने पावर का इस्तेमाल करके 10 या 15 दिन की
जो इंटरिम प्रोटेक्शन होती है वो अक्यूज़ पर्सन को दे देते हैं, तो उसे कहा जाता है इंटरिम बेल। तो दोस्तों ये थे वो 4 बेल जिसकी मदद से कोई भी अक्यूज़ पर्सन जो है वो रिलीफ ले सकता है। और आपको ये वीडियो जो है मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताएं। और भी कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें कि कोई भी अपडेट आप मिस आउट ना कर सकें। तो फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।